आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो सालों की गहरे अपराध बोध, दोस्ती में आई एक दुखद दरार और एक बहुत ही रहस्यमय, लगभग अविश्वसनीय से दूसरे मौके के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी है एक आखिरी मौका। हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी सीधी मानवीय भावनाओं के उस उलझे हुए जाल में ले जाती है जिससे शायद ही कोई बच पाता हो। गुस्सा, पछतावा, बहुत गहरा पछतावा और सच को जानने की एक तड़प। ये सब कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी भावनाओं का आईना भी है। तो आज हम इसी कहानी के कुछ खास हिस्सों पर गौर करेंगे। कहानी के केंद्र में है दो दोस्त, बचपन के दोस्त आदित्य और आरव। साथ पले बढ़े, पर कॉलेज के दिनों में एक लड़की की वजह से उनकी दोस्ती में कड़वाहट आ गई, बहुत ज्यादा। और ये समझना जरूरी है, ये कोई छोटी मोटी कहासुनी नहीं थी। ये एक बड़ा टकराव था, भावनाओं का उबाल था इसमें, जिसने उस दोस्ती की नींव को जैसे हिलाकर रख दिया। हाँ, और उस झगड़े के बीच आदित्य ने गुस्से में अपना आपा खोकर आरव से वो शब्द कह दिए जो दोस्ती के लिए शायद सबसे बुरे होते हैं। तेरे जैसा दोस्त दुश्मन को भी ना मिले। ये शब्द न सिर्फ कठोर थे, बल्कि जैसे रिश्ते पर एक फुल स्टॉप लगा दिया हो। उन शब्दों का वजन तो था ही, लेकिन जब हम सोचते हैं कि उसके ठीक बाद क्या हुआ, तो वो बोझ जैसे कई गुना बढ़ जाता है। अक्सर ऐसा होता है ना, गुस्से में कहे शब्द ऐसे जख्म दे जाते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं, खासकर तब जब उन्हें ठीक करने का, माफी मांगने का मौका ही ना मिले। बिल्कुल। आरव ने सुना पर कुछ कहा नहीं। शायद इतना हैरान था या दुखी कि बोल नहीं पाया। वो चुपचाप अपनी बाइक उठाकर चला गया और उसी रात खबर आई आरव का एक्सीडेंट हो गया है और वो नहीं रहा। और बस यहीं से आदित्य की जिंदगी में अपराध बोध का वो लंबा, कभी न खत्म होने वाला दौर शुरू होता है। 5 साल। 5 साल तक ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है कि उस रात आरव नशे में था, या फिर मेरे कहे कड़वे शब्दों से, उस गुस्से और दुख में उसने बाइक बहुत तेज चलाई होगी। ये जो अनिश्चितता है ना, सच का पता ना होना, ये एक भारी पत्थर की तरह उसके सीने पे बैठ गया। ये सिर्फ दुख नहीं था, ये एक अनसुलझा सवाल था जो उसे जीने नहीं दे रहा था। सही कहा। ये जो अनसुलझा पहलू है, वही उसके अपराधबोध को जिंदा रखे हुए था। पर कहानी यहां रुकी नहीं। असल में यहां से कहानी एक बिल्कुल अलग, एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। इसमें एक गहरा रहस्य है और कुछ ऐसा है जिसे शायद अलौकिक कहना पड़ेगा। हाँ, और ये कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। ये दिखाता है कि कभी-कभी अतीत के बोझ से निकलने के रास्ते इतने अजीब हो सकते हैं कि वो हमारी सोच, हमारे तर्क की हदों को भी पार कर जाते हैं। तो आइए इस कहानी की परतों को धीरे-धीरे खोलते हैं, देखते हैं कि दोस्ती, अपराध बोध, सच की तलाश और फिर आखिर में कंधों पर आई जिम्मेदारी, इन सब के बारे में ये कहानी क्या कहती है। चलिए कोशिश करते हैं इस गुत्थी को समझने की। वापस चलते हैं उस झगड़े पर और उसके बाद हुए हादसे पर, वो तीखे शब्द और आरव का चुपचाप चले जाना। देखिए, ये स्थिति कई बार कई दुखद घटनाओं का एक तरह से पैटर्न लगती है। जवानी का जोश, गलतफहमियां जो बात ना करने से बढ़ती हैं, और फिर गुस्से में निकली वो एक बात जिसका पछतावा जिंदगी भर रहता है। आदित्य के शब्द, तेरे जैसा दोस्त दुश्मन को भी ना मिले, वो सिर्फ दोस्ती पर वार नहीं थे, वो शायद आरव के आत्मसम्मान पर भी एक गहरी चोट थे। और आरव का बिना कुछ कहे चले जाना, वो भी बहुत कुछ कहता है। शायद वो इतना टूट गया था कि उसके पास कहने को या सुनने को कुछ बचा ही नहीं था। फिर उसी रात वो हादसा। आदित्य के लिए ये सोचना तो स्वाभाविक था कि कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। निश्चित रूप से। और जैसा हमने पहले कहा, यहां वो अनिश्चितता का पहलू बहुत अहम है। सच का पूरा पता न होना वो अपराध बोध को और ज्यादा दर्दनाक बना देता है। क्या वो नशे में था? क्या वो गुस्से में था? क्या वाकई मेरे शब्द उस हादसे की वजह बने? ये सारे सवाल बिना जवाब के आदित्य को 5 लंबे साल तक सताते रहे। वो इस बोझ के नीचे जैसे दबता जा रहा था। और फिर 5 साल बाद कहानी में वो अजीब सी घटना होती है। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए थका हुआ आदित्य पार्क में एक बेंच पर बैठी एक बूढ़ी औरत को देखता है। उसके पास एक पुराना सा नक्काशी वाला लकड़ी का डिब्बा है। कहानी में उसका नाम माया बताया गया है। ये मुलाकात ही अपने आप में एक पहेली जैसी है। वो औरत आदित्य को देखती है और कहती है, तुम्हारे अंदर बहुत शोर है बेटा। ये बात बिना किसी जान पहचान के सीधा आदित्य के मन की गहराई में उतर जाती है। उसकी जो अंदर की उथल पुथल थी, उसे जैसे आवाज मिल गई।
ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये गहरी समझ लगती है। आदित्य तो हैरान रह जाता है। ये अजनबी, ये कैसे जान सकती है मेरे मन की बात? वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो औरत उसे वो लकड़ी का डिब्बा थमा देती है और कहती है, इसमें एक आखिरी मौका छुपा है। जो सच में पछता रहा हो उसे लिए मौका मिलता है। और यहीं पर कहानी थोड़ी यथार्थ से हटकर शायद प्रतीकात्मक या अलौकिक जमीन पर आ जाती है। ये आखिरी मौका क्या है? क्या ये सच में बीते वक्त को बदलने का कोई जादू है, या फिर ये सच को जानने का, उसे स्वीकार करने का एक अवसर है? वो डिब्बा एक तरह से आदित्य के दबे हुए पछतावे और सच जानने की उसकी जो तीव्र अंदरूनी इच्छा थी, उसका एक रूप बन जाता है। और माया सिर्फ मौका नहीं देती, एक चेतावनी भी देती है। कहती है, लेकिन याद रखना, जो सच्चाई सामने आएगी वो तुम्हें बदल देगी। ये शब्द आने वाले किसी बड़े तूफान का इशारा है। ये संकेत है कि जो सच पता चलेगा वो शायद उसकी दुनिया ही बदल देगा। ये सिर्फ जानकारी नहीं होगी, ये एक ऐसा अनुभव होगा जो उसे अंदर तक हिला देगा। ये चेतावनी बहुत जरूरी है। अक्सर हम सच जानना तो चाहते हैं, पर हम इस बात के लिए तैयार नहीं होते कि सच जानने के बाद जिंदगी वैसी नहीं रहेगी। माया उसे बता रही है कि ये ज्ञान शायद मुक्ति दे, पर साथ में एक नया बोझ भी ला सकता है। क्या आदित्य तैयार है इस बदलाव के लिए? आदित्य उलझन में वो डिब्बा ले लेता है। घर पहुंचकर जैसा उसे बताया गया था, वो उसमें मिला एक पुराना सिक्का अपने तकिए के नीचे रख देता है। आधी रात, और अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा है, उसे देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं। आरव इज कॉलिंग। सोचिए जरा उस पल के बारे में। एक दोस्त जिसे आप 5 साल से मरा हुआ समझ रहे हैं, जिसके जाने का बोझ आप ढो रहे हैं, वो आपको फोन कर रहे हैं। डर, अविश्वास, एक अजीब सी उम्मीद, पता नहीं कितनी भावनाएं एक साथ आई होंगी। ये तो बिल्कुल तर्क और हकीकत से परे का अनुभव है। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी जब उसने डरते डरते कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आरव की आवाज आई, पर वो पहले जैसी नहीं थी, हंसी खुशी वाली नहीं, गहरी गंभीर आवाज थी। आरव पूछता है, आदित्य, तुझे सच में पता है उस रात क्या हुआ था? यहां से वो रहस्य खुलना शुरू होता है। ये साफ हो जाता है कि आरव सिर्फ हेलो कहने नहीं आया, उसके पास कुछ बताने को है, कोई ऐसा सच जो अब तक दबा हुआ था। और आरव जो बताता है, वो सुनकर तो आदित्य के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो कहता है, मैं नशे में नहीं था आदित्य, हाँ, गुस्से में था, तेरे शब्दों से बहुत दुखी था, लेकिन बाइक मैंने खुद तेज नहीं चलाई थी। और फिर वो चौंकाने वाला खुलासा, जिस लड़की को लेकर झगड़ा हुआ था, वो उस रात आरव के साथ बाइक पर पीछे बैठी थी। ये जानकारी ही अपने आप में हिला देने वाली है, क्योंकि ये पूरी घटना की जो कहानी अब तक पता थी उसे बदल देती है। लेकिन असली भूचाल तो इसके बाद आता है। हाँ, आरव आगे बताता है कि घर के पास जो आखिरी मोड़ था, वहां ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। और फिर वो धीमी मगर बिल्कुल साफ आवाज में कहता है, ब्रेक फेल नहीं हुए थे आदित्य, ब्रेक किसी ने काट दिए थे, ये एक्सीडेंट नहीं था। और ठीक यहीं पर कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। जो अब तक एक दुखद हादसा, मानवीय भूल और गहरे अपराध बोध की कहानी लग रही थी, वो अचानक एक सोची समझी साजिश, एक मुमकिन है कि हत्या की कोशिश की कहानी बन जाती है। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये बस 3-4 शब्द पिछले 5 सालों के सच को और आदित्य के अपराध बोध के आधार को ही बदल देते हैं। आदित्य तो बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, जैसे उसका खून जम गया हो। वो हकलाते हुए पूछता है, क्या 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 मतलब है तेरा? कौन? जरा सोचिए आदित्य के मन में क्या चल रहा होगा। जिस अपराध बोध ने उसे 5 साल तक अंदर से खा लिया, वो शायद गलत जानकारी पर आधारित था, या कहिए अधूरा था। उसका बोझ कम नहीं हुआ, बल्कि उसका रूप बदल गया। अब ये सिर्फ पछतावा नहीं रहा, अभी एक भयानक सच का ज्ञान है। आरव फिर सीधा आरोप लगाता है, साफ साफ। वो कहता है, तुझे पता लगाना होगा कौन था आदित्य। वो लड़की, वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों कभी दोस्त रहें, उसने ही ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की थी। यहां ना सिर्फ अपराधी का नाम सामने आता है, बल्कि उसका मकसद भी साफ हो जाता है, उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए खत्म करना। ये खुलासा सिर्फ घटना की प्रकृति को ही नहीं बदलता, बल्कि आदित्य के अपराध बोध को भी एक नई, ज्यादा मुश्किल दिशा दे देता है। अब उसके सामने सिर्फ एक हादसे का सच नहीं, बल्कि एक संभावित जुर्म और एक जिम्मेदार इंसान है। कॉल खत्म होने से ठीक पहले आरव आदित्य के कंधों पर एक बहुत भारी, लगभग असहनीय जिम्मेदारी डाल देता है। वो कहता है, पता लगा कौन था,
अब तुझे चुनना है, मुझे सुकून दिलाएगा या सब ऐसे ही चलता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कहानी का सबसे बड़ा नैतिक और भावनात्मक सवाल बन जाता है। सच जानने के बाद अब आदित्य क्या करेगा? क्या वो इस जानकारी को दबा देगा या आरव को सुकून दिलाने के लिए कुछ करेगा? और यहाँ सुकून का असल मतलब क्या है, ये भी अपने अपने गहरा सवाल है। क्या सच सामने लाने से ही सुकून मिलता है या ये और परेशानियां खड़ी करता है? कॉल कट जाती है, रात गुजरती है। सुबह जब आदित्य उठता है तो तकिए के नीचे रखा वो पुराना सिक्का गायब है, जैसे उस रात हुई अजीब सी बातचीत का वो अकेला सबूत भी मिटा दिया गया हो। सिक्के का गायब होना ये उस घटना के रहस्य को और बढ़ा देता है। क्या ये सब सच में हुआ था या ये आदित्य के परेशान मन का कोई खेल था, उसके अपराध बोध से निकला कोई वहम? ये जो थोड़ी सी अस्पष्टता है ये कहानी को और असरदार बनाती है। इन्हीं सवालों में उलझा हुआ आदित्य वापस उसी पार्क में जाता है, माया को ढूंढने, जवाब तलाशने। लेकिन माया वहां नहीं है। वो पास के चाय वाले से पूछता है माया आंटी के बारे में। और चाय वाले का जवाब उस रात की घटना के अलौकिक पहलू पर जैसे मुहर लगा देता है, पर एक और परत जोड़कर। हाँ, चाय वाला हैरान होकर बताता है कि माया आंटी तो कई साल पहले गुजर चुकी हैं। वो कहता है, लोग कहते हैं वो उन लोगों को दिखती हैं जिनके मन में कोई भारी बोझ होता है, कोई अनकही बात, कोई अधूरा काम, शायद उन्हें सुकून का रास्ता दिखाने के लिए। तो माया का होना उन अतृप्त आत्माओं का प्रतीक बन जाता है जो अधूरे सच या बोझ के साथ चली गईं। वो शायद दूसरों को उनके बोझ से निकलने का रास्ता दिखाती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। क्या वो सीधे सुकून देती हैं या सुकून तक पहुंचने का मुश्किल रास्ता दिखाती हैं? आरव की कॉल ने आदित्य को पुराने अपराध बोध से तो शायद कुछ राहत दी, लेकिन उसे एक ज्यादा बड़ी और खतरनाक जिम्मेदारी सौंप दी। सुकून मिला नहीं, सुकून पाने का एक मुश्किल रास्ता सामने आ गया। आदित्य घर लौटता है। उसका मन अब अपराध बोध से ज्यादा गुस्से और डर से भरा है। गुस्सा उस लड़की पर जिसने शायद ये सब किया, और डर इस भयानक सच्चाई का सामना करने के अंजाम से। ये भावनाएं बहुत स्वाभाविक हैं। पुरानी दोस्ती का वास्ता है, नए सच का वजन है, और आगे क्या करना है इसकी अनिश्चितता है। ये सब मिलकर उसे एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा कर देते हैं। अब चुनाव उसका है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो सिर्फ डर कर या सोच कर बैठ नहीं जाता। कहानी बताती है कि वो अपने फोन कॉन्टैक्ट्स में उस लड़की का नाम खोजता है। ये सुनने में छोटा सा कदम लगता है, पर कहानी के लिहाज से ये बहुत बड़ा है। ये सच्चाई की दिशा में, आरव को सुकून दिलाने की दिशा में उसका पहला कदम है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि उसने आरव की बात को, उस अजीब अनुभव को गंभीरता से लिया है। वो अब सिर्फ अतीत का शिकार नहीं है, बल्कि भविष्य में कुछ करने की तरफ बढ़ रहा है। उसने शायद चुप न रहने का फैसला कर लिया है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। कहानी का अंत इस वाक्य से होता है, उस दिन के बाद आदित्य बदला हुआ इंसान था। उसे पता था कि ये सिर्फ एक कॉल नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। ये बदलाव, यही इस कहानी का सार है। वो जो कॉल थी वो सिर्फ जानकारी देना नहीं थी, वो एक चिंगारी थी जिसने आदित्य को बदल दिया। वो अब सिर्फ अपने अतीत के बोझ में दबा हुआ इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसके पास एक मकसद है, एक मिशन है, एक भारी जिम्मेदारी है। उसे अब अतीत का सामना करना है, दबे हुए सच को बाहर लाना है और शायद इंसाफ की तलाश करनी है। तो हमने देखा कि कैसे ये कहानी एक इंसान के गहरे अपराध बोध से शुरू होती है, एक रहस्यमयी अलौकिक घटना से गुजरती है और आखिर में एक चौंकाने वाले सच के खुलासे के साथ एक नई और कठिन जिम्मेदारी पर आकर खत्म होती है। हाँ, और ये कहानी हमें कई जरूरी सवालों के सामने लाके छोड़ देती है। सच का वजन कितना भारी हो सकता है? क्या हर सच जानना हमेशा जरूरी या अच्छा होता है, खासकर तब जब वो हमें बदलने की ताकत रखता हो? जैसा माया ने कहा भी था, ज्ञान अपने साथ जो जिम्मेदारी लाता है उसे निभाने की कीमत क्या होती है? आदित्य के सामने अब एक मुश्किल चुनाव है। क्या वो आरव को न्याय दिलाएगा, भले ही इसके लिए उसे अपना आज और अपना कल दोनों दांव पर लगाना पड़े? वाकई ये कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं खोलती, बल्कि सुनने वाले के मन में भी गहरे सवाल छूट जाती हैं। जैसे इस पूरे मामले में असली सुकून का मतलब क्या है? क्या सिर्फ सच जान लेना सुकून है या सच को दुनिया के सामने लाना? और क्या सच हमेशा पुराने जख्म भरता है या कभी-कभी ये और गहरे नए जख्म भी खोल देता है? और ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अतीत से मिली इतनी भारी जिम्मेदारी का सामना करते हुए एक इंसान के पास नैतिक रूप से क्या रास्ते होते हैं? क्या चुप रहना, सब कुछ वैसे ही चलने देना कभी सही हो सकता है, या सच का सामना करना ही एकमात्र रास्ता है
चाहे उसके नतीजे कितने भी खतरनाक क्यों ना हों। ये वाकई गंभीर सवाल हैं। क्या हर सच्चाई का सामना करना ही हमेशा सही रास्ता है, भले ही वो रास्ता मुश्किलों और खतरों से भरा हो और हमें एक ऐसे इंसान में बदल दे जिसे शायद हम खुद भी ना पहचान पाएं? शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जिसे ये कहानी हमारे मन में एक बीज की तरह बो जाती है। सच की प्रकृति क्या है, उसकी कीमत क्या है और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी का असली मतलब क्या है।